ठीक है, अब हम लोग को एक और चीज अभी देखनी, ये हटा दूं मैं? हाँ भैया। यस सर। अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो डेविएशन है उसके बीच में एक रिलेशनशिप है वाया ग्राफ। ठीक है, वो ग्राफ हमको समझना है। ठीक है, अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो क्या हमने फॉर्मूला डिराइव किया कि I2 प्लस सॉरी I1 प्लस I2 इक्वल्स टू लैम्डा प्लस ए। ठीक है, ये चीज हम डिराइव करके आए, लेकिन अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे कि उन्होंने अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ली। ठीक है, और हर केस में उन्होंने डेल्टा, यहाँ की जो डेविएशन है, डेल्टा क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब कर्व प्लॉट किया गया तो कर्व कैसा मिला, ऐसा कुछ कर्व मिला। ठीक है, अब इस कर्व को अगर हम समझें तो शुरू में ये देखो कि जब मैं इस ग्राफ में इस साइड जाऊंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और कर्व में ऊपर जाऊंगा तो डेविएशन बढ़ेगा। तो जब मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरे को एक चीज इस कर्व में दिखी कि देखो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बढ़ा रहा हूँ लेकिन देखो डेविएशन घटता जा रहा है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है डेविएशन घटता जा रहा है। ठीक है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम हो जाता है, जिसको हमने डेल्टा मिन कहा या कि डेल्टा मिनिमम या मिनिमम डेविएशन। ठीक है, और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पे क्या हो रहा है कि डेविएशन बढ़ते जा रहा है। देखो ये कोई किसी फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। हमने अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू रखी है और उसके लिए डेविएशन कैलकुलेट करके कर्व प्लॉट किया वैल्यूज पे। अब इससे हमको ऑब्जर्वेशन लिखने की, हमको ऑब्जर्वेशन इस आई, इसको हम कहते हैं आई डेल्टा ग्राफ। ठीक है, इस आई डेल्टा ग्राफ से हमको ऑब्जर्व, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम शुरू में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो भैया डेविएशन कम होता है, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होती है। और इस मिनिमम पॉइंट की खास बात भी मैं बता रहा हूँ कि इस पॉइंट पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, एंगल ऑफ इमरजेंस के। एंगल ऑफ इमरजेंस, अब एंगल ऑफ इमरजेंस हमने क्या लिया था, I2 लिया था। इस केस में क्या हो रहा है, I1 इज इक्वल टू I2, इसको मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I1 इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, और ये 2I1 माइनस ए इज डेल्टा। डेविएशन क्या है हमारा, 2I1 माइनस ए इज डेल्टा। अब ये जो पॉइंट है उस पॉइंट की खास बात क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल हैं। ठीक है, फिर उस पॉइंट के बाद जब मैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाता हूं तो उसके बाद इस पॉइंट के बाद में क्या मिलता है कि भैया डेविएशन बढ़ने लग गया। ठीक है, आया। इस ये ग्राफ के बारे में पूछेगा तो ग्राफ बना के इतना चीज आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। ठीक है, किसी को कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आए, कोई ऐसा नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, ये केवल एक्सप्लेनेशन वाली चीज है। ये ग्राफ किसी फॉर्मूले से हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि यार ये कर्व क्यों बन रहा है, ये पैराबोलिक क्यों है ग्राफ। ठीक है,
फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, हमारा ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी के हिसाब से, ठीक है। ओके भैया। है क्या? ठीक है। सर ठीक है, अभी हमने अगर कोई हमने ऐसा अभी क्वेश्चन आए या कोई पूछे कि इस आई डेविएशन के ग्राफ में ये ऐसा कर्व क्यों होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? it is based on the experimental study, no? There is no reason, there is no reason, specific reason given for why the shape is curved, but it is given that initially on increasing angle of incidence, the deviation is reducing, then we get a point delta min, where angle of incidence and angle of emergence are equal. And then again on increasing the value, the emergence is increasing, but you have to remember this only. Okay? Okay, sir. Now, why I am telling this? Because I have told you earlier that deviation depends on 4 factors. One of them is angle of incidence. So I am telling you how angle of incidence is impacting deviation of the prism. Okay. So if it is asked that how deviation depends on angle of incidence, so this curve you have to explain. Now the second point, which I told you, that dependence on material of prism. Okay, so material of prism से क्या हो सकता है भैया? वो यही होगा कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या करेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस पे इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका रिलेशन क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से क्या होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटने से क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा बढ़ाएंगे तो डेविएशन बढ़ेगा, तो हम डेविएशन को ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो आपका डेविएशन भी बढ़ेगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस में कोई ऐसे सीधा सीधा रिलेशन नहीं था कि बढ़ाने में बढ़ेगा, घटाने पे घटेगा। उसके साथ ये पूरा केस था, हमने आई डेल्टा ग्राफ से देखा। लेकिन डेविएशन को मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये कह सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मटेरियल का बढ़ाते हैं, इन द सेंस ऐसा किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं कर सकते, हम अलग अलग मटेरियल लेते जा रहे हैं, है ना। कि अगर एक जैसे मान लो दो हमने ग्लास लिए, क्राउन ग्लास और फिंट ग्लास, तो जो क्राउन ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है फिंट वाले से, ठीक है। तो हम ग्लास ही चेंज कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर हमने मटेरियल ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले का लिया और तो डेविएशन आपका बढ़ेगा, ठीक है। अब डिपेंडेंस ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म तो उसके फॉर्मूले में भैया डायरेक्टली आता है, तो वो तो उस पे इफेक्ट करेगा ही, ठीक है। अब वेवलेंथ वाली बात, ठीक है। वेवलेंथ से मैंने क्या बताया भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, ठीक है। हमने क्या देखा था, लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा बाय म्यू, ठीक है। तो वेवलेंथ से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंपैक्ट करेगा, तो उससे डेविएशन में हमारा इंपैक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो डेल्टा वॉयलेट, ठीक है, ये ज्यादा है डेल्टा रेड से, क्योंकि न्यू वॉयलेट इज ग्रेटर देन न्यू रेड। अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन लैम्डा वॉयलेट जो है वो कम होता है लैम्डा, ठीक है। ये वेवलेंथ का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले, अच्छे से आपकी कल की वेवलेंथ आपको समझ में आ जाएगी, है ना। वेवलेंथ से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेवलेंथ इंपैक्ट करता है, ठीक है। आ गया था समझ में, ये चारों फैक्टर लिख लोगे पेपर में, एक्सप्लेन कर लोगे। यस सर। किसी को कोई भी समस्या? नहीं भैया। 3 लिखी है, क्या? इधर लास्ट में ही लिखा है ना भैया आपने, वही समझ में नहीं आया। अच्छा,
क्या इसमें क्या नहीं समझ आया? ये वॉयलेट डेल्टा इज सिंबल ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन डेविएशन फॉर रेड, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, लेकिन जो वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट है लेस देन होता है वेवलेंथ ऑफ रेड। क्या लिखा है मैंने, और क्या लिखा है? ठीक है, इतना प्रिज्म वाला सभी को समझ में आया? जी भैया। सर वेवलेंथ बी पार्ट में किसी Sir? को दिक्कत है क्या? सर वेवलेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? ये मैंने फॉर्मूला लिखा ना, हमने पढ़ा था लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा बाय म्यू। ये फॉर्मूला हम देख के आ चुके हैं पहले, ठीक है? ये यस सर। फॉर्मूला हम पहले ही समझ चुके हैं, तो उस कारण इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, वेवलेंथ मतलब मैं अलग अलग कलर की लाइट डालूं, है ना, वॉयलेट लाइट डालूं, रेड लाइट डालूं, ग्रीन लाइट डालूं, ठीक है, उससे डेविएशन में चेंज होगा। अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो सब चीजें, ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, बुक रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है? डेविएशन वाले सर मे आई रीड? हाँ, लेट वेट फॉर अ व्हाइल। तो आज मैं रीड करूँ? पीडीएफ विजिबल हो गया सभी को? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग सभी लोग देख लेंगे, ठीक है? जो भी डाउट होगा हम लोग कल डिस्कस करते हैं ये सब, ठीक है? 4 ए और 4 बी के आप लोग करेंगे, ठीक है? चलो मैं ये रीड करना शुरू करूँ। A prism भैया is a आपकी आवाज नहीं आ रही है transparent अच्छे से। अब मेरी आवाज का वैसे भी करना क्या है? सर वो प्रिज्म वाला पेज नहीं दिख रहा। A prism. A prism is a Yes, a start prism. reading. Yes. A prism. A prism is a transparent medium bounded by 5 plane surfaces with a triangular cross section. Two opposite surfaces of a prism are identical parallel triangles, while the other 3 surfaces are rectangular and inclined on each other. A prism is a transparent bounded by 5 plane surfaces with a triangular cross section. Figure 4.22 shows a prism in which the opposite surfaces
ABC and DEF are triangular. The principal section of prism is the triangle ABC. The angle BAC is the angle of prism, which is denoted by the letter A. The two rectangular surfaces ABED and ACFD shown shaded by shown state shown shaded are the refracting surfaces. The line AD is the refracting edge and the rectangular surfaces BCFE is the base of the prism, which is usually grounded or made rough. ठीक है। Note. तो हमको रिफ्रैक्टिंग देखो क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये जो लाइन है इसको रिफ्रैक्टिंग एज कह रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोग को लास्ट वाले जो वीडियो था उसमें मैंने बताया आप लोग को। ठीक है, अब ये जो रे डायग्राम है, ठीक है, अब इसके बाद हमको ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। ठीक है, थ्रू प्रिज्म। ठीक है, ये फोटो कहाँ गया, 4.3 वाला कहाँ है फोटो, ये नीचे रहा। ठीक है, चलो स्टार्ट रीडिंग। Note. First, the two refracting surfaces of a prism are not parallel to each other, but they are inclined on each other and making an angle A, called the angle of prism. Second, ये in यहाँ से पढ़ो ना, ray diagram, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट okay, ग्लास प्रिज्म, ये चीज पढ़ो ना। yes, sir. Refraction of light through a glass prism. Figure 4.23 shows a principal section ABC of a glass prism. The angle of prism is angle BAC is equals to A. A monochromatic ray of light, that is ठीक है, a मोनो light ray मतलब of सिंगल, single color. क्रोमैटिक मतलब कलर है ना, सिंगल कलर की लाइट। ठीक है, प्रिज्म पे स्ट्राइक कर रही OP मतलब उसका वेवलेंथ एक ही है ना। monochromatic ray of light OP strikes the face AB of the prism at an angle of incidence I1. It suffers refraction from air, rarer medium to glass denser medium at the face AB, so the ray bends towards the normal PN, making an angle of refraction R1, and travels along PQ inside the prism. Thus, PQ is the refracted ray. The refracted ray PQ now strikes the face AC of the prism at an angle of incidence R2. ठीक है, It लास्ट suffers क्लास में मैंने आप लोग को refraction. यही पूरा कंस्ट्रक्शन समझाया था। ठीक है, और इसी कंस्ट्रक्शन का हमने ये जो प्रूफ देखा था, क्या देखा था उस प्रूफ में कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, हम सबसे पहले जो इसका डेरिवेशन शुरू करेंगे एम पी क्यू ट्राइंगल लेंगे, है ना। इसमें हम ये कहते हैं कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा, क्यों, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस एक्स पे आते हैं, हम ये कहते हैं कि जो एंगल आई वन है ये किसके इक्वल है, डेल्टा वन प्लस आर वन के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सिमिलरली आई टू क्या है, डेल्टा टू प्लस आर टू। ठीक है, यहाँ से हम डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, आई वन माइनस आर वन, और डेल्टा टू की वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, आई टू माइनस आर टू, है ना। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा समझाया है। उसके बाद हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाती है, आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू। ठीक है, उसके बाद देखो, क्योंकि ये जो लाइन थी ये मेरी सरफेस की नॉर्मल थी, इस ए बी की नॉर्मल थी, इसीलिए ये वाला एंगल ए पी एन ये कितना हो गया, 90 डिग्री। इधर पे ये वाली लाइन भी मेरी क्या सरफेस की नॉर्मल थी, इसीलिए वाला एंगल भी मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री, ए क्यू एन बी। अब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल देखो, ए पी एन क्यू, इसमें यदि दो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, यदि दो एंगल 90 प्लस 90 180 हो गया, इसका मतलब ये एंगल और ये नीचे वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180। ठीक है, अब वहां से हमको इस एंगल एन का वैल्यू कितना आया, 180 माइनस ए। ठीक है, और सिमिलरली ये देखो, अब ये ट्राइंगल पे आ जाते हैं हम,
R1 प्लस R2 प्लस एंगल N, ये कितना होगा? 180 होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर, वही यस दोनों सर। चीजों को भैया इक्वेट कर दिया, वहां से क्या आया हमारे पास रिजल्ट? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। थोड़ा बुक अलग मेथड से कर रही है, हमने थोड़ा सा अलग करके सॉल्व किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं, है ना, ये इमरजेंट एंगल हम देख के निकाल सकते हैं, लेकिन ये अंदर वाले एंगल कैसे बताएंगे? तो उसकी वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट किससे करनी थी, उसको हमने कहाँ से निकाला? ए के बराबर निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन आया, क्या आया? I1 प्लस I2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ठीक है। कि डेरिवेशन सभी को आ गया था समझ में? अभी फिर से भी बताया, आ गया सभी? यस सर। ठीक है, अभी नोट से पढ़ना शुरू कर दो। In a prism, the refraction of light occurs at two inclined faces. So the emergent ray is not parallel to the incident ray, but it is deviated towards the base of the prism. One, on the other hand, in a parallel sided glass slab, the refraction of light occurs at the two parallel faces, so the emergent ray is parallel to the incident ray with a lateral displacement. Factors affecting the angle of deviation. The angle of deviation depends on the following factors. First, the angle of incidence, the material of the prism, that is on refractive index, the angle of prism, and the color of wavelength of light used. Dependence of angle of deviation on angle of incidence. Eye deviation graph. It is experimentally observed that as angle of incidence increases, the angle of deviation first decreases, reaches to a minimum value for a certain angle of incidence, and then on fourth increasing the angle of incidence, फर्दर the इंक्रीजिंग, angle of what sir? आप लोग Further increasing. ये ग्राफ में मैंने आप लोग को समझाया था, ठीक है, कि ये जो वैल्यू है शुरू में डिक्रीज हो रहा है, फिर एक पॉइंट आता है मिनिमम, उस पॉइंट पे क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होता है, ठीक है, और फिर वैल्यू इसकी इंक्रीज हो जाती है ना। नोट में क्या दिया? टू गेट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस experimentally the direction of incident ray is kept unchanged and the prism is rotated. The rotation of prism in direction, अच्छा देखो ये बता रहा है कि हम जो एंगल चेंज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को बार बार नहीं हिलाते हैं, हम अपना एंगल प्रिज्म को हल्का सा टिल्ट करते जाते हैं, जिससे हमारा एंगल चेंज होते जाता है, ठीक है। और ये इस कर्व के बारे में बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि इस कर्व को हम आई डेल्टा ग्राफ कहते हैं और इस वैल्यू को क्या कहते हैं? डेल्टा मिनिमम, ठीक है। अब देखो, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स मिनिमम डेल्टा min when the angle of incidence is equal to angle of emergence, ठीक है। I1 is equals to I2, और उसी केस में देखो क्या हो जाता है, R1 is equals to R2। अब ये क्यों होता है? बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जिस एंगल से हम इधर इंसिडेंट करेंगे, तो देखो यहाँ वाले दोनों यहाँ से चेक करते तो फिर ये एंगल R2 हो जाता। आया समझ में कि नहीं क्या कह रहा हूँ? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद है कि नहीं याद है? अरे अच्छा, तुम ये बताओ यार, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट होगा ना? ऐसा तो नहीं कि इस पॉइंट पे अलग होता होगा, इस पॉइंट पे अलग होता होगा। तो यहाँ से अगर रे इंसिडेंट करेंगे तो Yes, रिफ्रैक्टिव एंगल वही बनेगा, चाहे यहाँ से करें तो भी एंगल वही बनेगा, ठीक है। चलो, द पोजीशन जी ऑफ भैया। with respect to incident ray which the incident ray suffers minimum deviation is called, ये तो ऐसे ही है कि इस पोजीशन को हम कहते हैं पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये सब ठीक है, ये चीज मैंने आप लोग को बताई थी कि डेल्टा में इज इक्वल टू 2i माइनस ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना आपने, क्योंकि इस पे डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो क्वेश्चन इसी पे आ गया हो, है ना, कि 2i माइनस ए पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो वही चीज
Yes, sir. अलग अलग एंगल पे एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज निकाली गई हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो डिपेंडेंस ऑन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की मैंने बात आप लोग को पहले ही समझा दी थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने से मटेरियल चेंज हो जाएगा, जिससे एंगल ऑफ डेविएशन में चेंजेस आएंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो फॉर्मूले में एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए आता ही है, तो उस चक्कर से प्रिज्म का एंगल चेंज होगा, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हमें आई डेल्टा, क्वेश्चन ऐसा आना तो नहीं चाहिए, अगर आई डेल्टा ग्राफ बना रहे हैं तो अलग अलग प्रिज्म के साथ नहीं बनाएंगे, एक ही प्रिज्म के साथ बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि 30 डिग्री पे दूसरा प्रिज्म रहेगा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज हो जाएगा तो वैल्यूज बदल जाएंगे। ठीक है, उस समय हमने एंगल ऑफ प्रिज्म को कांस्टेंट कर रखा है। ठीक है, दूसरा वेवलेंथ भी मैंने आप लोग को समझा दिया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग रीड करिएगा। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ये एग्जांपल्स भी आप लोग देखेंगे, साथ ही साथ ये जितनी सेकेंड 2B भी है, कि आज कोई टेस्ट वेस्ट नहीं है आप लोग का, तो मेरे को ये 2B तक का सॉल्यूशंस पूरे कंप्लीट चाहिए, 4B तक, सॉरी 4A 4B, कल की क्लास के पहले से मेरे को ये चीज़ कि हर किसी को बननी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी कुछ कहना है? देखो ये न्यूमेरिकल है। देखो इस फॉर्मूले में जैसे डेल्टा मिन का, अब इसमें याद दिया कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब वो डेल्टा मिन कह रहा है तो उस समय हम फॉर्मूला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात, नहीं सुन रहे हो? हाँ भैया। सुन रहे हैं सर। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में दिया है इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब क्या? ऐसा प्रिज्म जिसके तीनों एंगल इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला प्रिज्म हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ से हमको समझना है कि यहाँ पे जो कह रहा है इक्विलेटरल प्रिज्म, मतलब ये कहना चाहता है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री है ना। ऐसे आप बोलो कि सब कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख देगा, नहीं, हमको ये बातें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो करना आप लोग जिन्होंने 4A नहीं किया 4A भी करेंगे, 4B भी। कल तक के मेरे को कंप्लीट चाहिए, और इन एक्सरसाइजेस में जो भी डाउट हो वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी भैया। हो जाएगा इतना कल तक? हो जाएगा इतना? सबसे पूछ रहा हूँ। हम ये कोशिश रहेगी, हाँ, कोशिश हो रहेगी। यस जाएगा। सर। सर लेकिन श्योर नहीं थी कि हम लोग की इंग्लिश की क्लास भी चालू होगी तो उसका होमवर्क मिला तो फिर। अरे यार 1-1.5 घंटे काम है सर। हाँ भैया, वो इंग्लिश क्लासेस में। थोड़ा अब अगर वो क्लासेस आप लोग चालू कर रहे हो, नई नई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर आप लोग को मैनेज भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब उससे मैं बाउंड, इसीलिए मैंने आप लोगों को कॉपियां भी पहले कंप्लीट, काफ़ी जिनने की होंगी उनको फ़ायदा, क्योंकि देखो क्लासेस बढ़ेंगी, अगर आप लोग क्लासेस नई नई ज्वाइन करोगे तो टाइम आपको मैनेज करना है उस हिसाब से। ठीक है, यस सर। उससे मैं बाउंडेड नहीं हूँ। ठीक है, चलो ओके सर। कल तक इतना करो, देखते हैं।